हेलो नमस्ते दोस्तों, बी दी चेंज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप बी दी चेंज द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक्स को सुनते हैं और लर्निंग को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास किताब के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी। यह किताब एक अमेरिकी लेखक ने लिखी है जिसका नाम है मिच एल्बम। यह दिल को छू लेने वाली एक यादगार ऑटोबायोग्राफी है जो एक यंग स्टूडेंट और उसके बुजुर्ग प्रोफेसर के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है, जहां वे लाइफ के बिगेस्ट लेसन्स पर डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये बुक ऑटोबायोग्राफी है जो कि चैप्टर्स में नहीं है, तो मैं इसे एपिसोड्स में अपलोड करूंगी और मैंने इस बुक का एपिसोड फर्स्ट अपलोड कर दिया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो होगा इस बुक का दूसरा एपिसोड। और हाँ, जिसकी फ़िलहाल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो एक कप चाय ले और आराम से बैठे। चलिए एक साथ ट्यूसडेज विद मॉरी के बुद्धिमान संदेशों को एक्सप्लोर करें। एपिसोड 2, टीवी कार्यक्रम भाग 1। मार्च 1995 की बात है। बर्फ से ढकी वेस्ट न्यूटन मैसाचुसेट्स की एक गली में मॉरी के घर के सामने एक लिमोसिन रुकी। उसमें सवार थे एबीसी टीवी के शो नाइटलाइन के प्रोड्यूसर टेड कॉपेल। मॉरी अब पूरा वक्त व्हील चेयर पर ही रहते थे। चेयर से बिस्तर और बिस्तर से चेयर पर उन्हें किसी भारी बोरे की तरह उठाकर रखा जाता था। खाते खाते उन्हें खांसी आ जाती थी और चबाना तो उनके लिए जैसे एक सजा थी। उनके पैर पूरी तरह जवाब दे चुके थे और वे अब कभी चल नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने उदासी को खुद से दूर ही रखा था। इसके बजाय वे ढेर सारे विचारों से दमक रहे थे। पीले राइटिंग पैड्स, लिफाफे, फोल्डर्स, रद्दी कागज, उनके हाथ जो भी लगता वे उस पर अपने विचार लिखते जाते। मौत के साए में जीने के फलसफे को वो टुकड़ों में कागजों पर उतारते चले गए। जो कर सकते हो उसे स्वीकार करो और जो नहीं कर सकते उसे भी। पास्ट को पास्ट की तरह स्वीकारो, न उसे नकारो न ही खारिज करो। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। कुछ करने से पहले यह मत सोचो कि अब तो बहुत देर हो गई है। कुछ वक्त के बाद उनके पास ऐसी 50 सूक्तियाँ हो गई जिन्हें उन्होंने दोस्तों के साथ बांटा। ब्रैंडिस का उनका एक साथी प्रोफेसर मॉरी स्टोन तो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन शब्दों को बोस्टन ग्लोब के एक रिपोर्टर तक पहुंचा दिया। उस रिपोर्टर ने मॉरी पर एक लंबी फीचर स्टोरी कर डाली जिसकी हेडलाइन थी एक प्रोफेसर का अंतिम पाठ्यक्रम, उनकी अपनी मौत। इस लेख ने नाइटलाइन टीवी कार्यक्रम के एक प्रोड्यूसर का ध्यान खींचा और उसने वॉशिंगटन डीसी में कोपेल से कहा, जरा इसे देखो तो सही। इसके बाद आप जानते ही हैं, कोपेल की लिमोसिन मॉरी के घर के सामने लगी और कई कैमरामैन मॉरी के कमरे में घुस गए। कोपेल से मिलने के लिए मॉरी के दोस्तों और परिजनों का जमघट सा लग गया। जैसे ही वह जनरली नोन व्यक्तित्व घर में घुसा, मॉरी को छोड़ सभी एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बतियाने लगे। व्हीलचेयर को आगे कर मॉरी ने आईब्रोज तानकर तीखी आवाज से सबको शांत कर दिया। टेड, इंटरव्यू के लिए राजी होने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एकाएक अजीब सी खामोशी छा गई और दोनों स्टडी रूम में चले गए। दरवाजा बंद हो गया। बाहर एक दोस्त फुसफुसाया, उम्मीद है टेड मॉरी को सहजता से लेगा। उम्मीद है कि मॉरी टेड को सहजता से लेगा, दूसरे ने कहा। ऑफिस में अंदर आने पर मॉरी ने कोपेल को बैठने का इशारा किया। गोद में हाथ रखकर मुस्कुराते हुए मॉरी ने कहा, ऐसी बात बताइए जो आपके दिल के करीब हो। बूढ़े मॉरी को ध्यान से देखते हुए कोपेल ने केयरफुली कहा, मेरे दिल के। और फिर वह अपने बच्चों के बारे में बात करने लगा। निश्चित ही वे कोपेल के दिलों के काफी करीब थे।
बढ़िया, मौरी ने कहा। अब अपनी आस्था के बारे में कुछ बताओ। कोपेल अनकंफर्टेबल हो गए। आमतौर पर मैं उन लोगों से इस तरह की बातें नहीं करता जिनसे मेरा इंट्रोडक्शन अभी कुछ मिनट पहले हुआ हो। टैड, मैं मरने जा रहा हूँ, चश्मे से झांकते हुए मौरी ने कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोपेल हंसा। ठीक है। फिर उसने मार्क्स ऑरेलियस के लिखे एक अंश को सुनाया जो उसके दिल के करीब था। मौरी ने सिर हिलाया। कोपेल ने कहा, अब मुझे कुछ पूछने दो। क्या आपने कभी टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखा है? मौरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद 2 बार बस। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तो ओपरा का प्रोग्राम भी एक ही बार देखा है। चलिए यही बता दीजिए कि जब 2 बार आपने मेरा शो देखा तो आपको क्या लगा? मौरी ठिठक गए। ईमानदारी से बताऊं? हाँ, मुझे लगा तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। यह सुनते ही कोपेल ने ठहाका लगा दिया। वह बोला, खुद पर फिदा होने के लिहाज से मैं काफी बदसूरत हूँ। जल्दी ही मौरी के कमरे में फायरप्लेस के पास कैमरे जीवंत हो उठे। कोपेल चटक नीले सूट में था तो मौरी खुरदरे से धूल भरे स्वेटर में। उन्होंने इंटरव्यू के लिए चमकीले कपड़े या मेकअप से साफ इनकार कर दिया। उनका फलसफा था कि मौत पर शर्म नहीं आनी चाहिए। वह किसी हालत में भी उसे किसी किस्म की लीपापोती से नहीं छिपाने वाले थे। मौरी बिकॉज व्हीलचेयर पर बैठे थे, इसीलिए कैमरा कभी उनके जर्जर होते पैरों को कैद नहीं कर पाया। बिकॉज वे हाथ हिला सकते थे, इसीलिए मौरी हमेशा हाथ हिलाते हुए ही बोलते थे। मौत से सामना करने का तरीका बताते वक्त तो उनका जोश देखने लायक होता था। उन्होंने कहा, टैड, जब यह सब शुरू हुआ मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अन्य लोगों की तरह ही दुनिया से विदा हो जाऊंगा या मैं जी कर दिखाऊंगा? मैंने फैसला किया, कम से कम मैं गरिमा, साहस, कंट्रोल और खुश रहकर जीने की कोशिश तो करूंगा ही, जैसा मैं चाहता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुबह से ही मैं रोता रहा और अपने लिए शोक व्यक्त करता था। कई बार सुबह मैं बहुत गुस्से और कड़वाहट से भरा होता था, लेकिन यह कंडीशन ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। मैं फिर उठ खड़ा होता और खुद से कहता, मैं जीना चाहता हूँ। अब तक ऐसा करने में कामयाब रहा हूँ। क्या इसे जारी रख पाऊंगा? नहीं जानता, लेकिन मैं स्वयं से शर्त लगा रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। मौरी की बातों से कोपेल बहुत अधिक प्रभावित नजर आए। उन्होंने उस विनम्रता या दीन भाव के बारे में जानना चाहा जो मौत को सामने देखकर आ जाता है। देखो फ्रेड, मौरी ने गलती से कहा और तुरंत ही गलती सुधार कर बोले, मेरा मतलब है टैड। कोपेल ने हंसकर कहा, हाँ, यह हुई ना विनम्रता वाली बात। दोनों ने इस जीवन के बाद के सवाल पर खूब बातें की। उन्होंने मौरी की दूसरों पर बढ़ती निर्भरता पर खुलकर बात की। उन्हें पहले से ही खाने, बैठने और इधर उधर होने में मदद की जरूरत पड़ती थी। कोपेल ने जानना चाहा कि इस धीमी मौत में मौरी को सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है। मौरी चुप हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या यह बात वे टीवी पर कह सकते हैं। कोपेल ने हामी भरी। मौरी ने अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, टैड, वह दिन दूर नहीं जब सुबह फारिग होने के बाद किसी को मुझे साफ करना पड़ेगा। टीवी पर प्रोग्राम का ब्रॉडकास्ट शुक्रवार रात किया गया। शुक्रवार कोपेल ने वॉशिंगटन में अपने डेस्क से अपनी दमदार और साधारण आवाज से की। उसने कहा, कौन है मौरी श्वार्ट्ज और रात को इस वक्त आप में से इतने लोग क्यों उन्हें लेकर चिंतित होंगे? 1000 मील दूर पहाड़ी पर स्थित अपने मकान में मैं आराम से चैनल बदल रहा था। एकाएक टीवी सेट से ये शब्द मेरे कानों में पड़े, कौन है मौरी श्वार्ट्ज? और इन शब्दों को सुनकर मैं साइलेंट रह गया। 1976 की बसंत ऋतु में हमारी पहली क्लास। मैंने मौरी के ऑफिस में घुसते ही वहाँ शेल्फों में अनगिनत किताबें देखी। समाजशास्त्र, फिलॉसफी, धर्म और साइकोलॉजी पर किताबों की भरमार थी। लकड़ी के फर्श पर एक बड़ा सा कालीन बिछा था और एक खिड़की थी जिससे कैंपस दिखता था। वहाँ 10-12 छात्र बैठे थे। वे अपनी नोटबुक्स और सिलेबस के बीच उलझे हुए थे।
अधिकतर ने जीन्स, साधारण जूते और फलालेन की शर्ट पहन रखी थी। मुझे लगा कि इतनी छोटी क्लास में मुझे नहीं रहना चाहिए। हाजिरी का रजिस्टर देखकर मौरी ने कहा, मिचेल। मैंने अपना हाथ उठा दिया। तुम्हें मिच कहकर बुलाऊं या फिर मिचेल ही ठीक है? किसी टीचर ने मुझसे आज तक यह सवाल नहीं किया था। मुझे पीली शर्ट, हरी कॉर्डरॉय पैंट और माथे पर लट और सफेद बालों वाला यह शख्स पसंद आ रहा था और वह मुस्कुरा भी रहा था। मैंने कहा, मिच। मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से पुकारते थे, तो फिर मिच ही ठीक है। मौरी ने ऐसे कहा मानो हम दोनों के बीच कोई सौदा पक्का हो गया हो। और मिच जी, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे अपना दोस्त मान लोगे। क्लास की तैयारी। बोस्टन के एक शांत उपनगर वेस्ट न्यूटन में मौरी के घर की गली में जब मैंने किराए की कार मोड़ी तो मेरे एक हाथ में कॉफ़ी का कप था और मेरा मोबाइल कान और कंधे के बीच दबा हुआ था। मैं एक टीवी प्रोड्यूसर के साथ अपने द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोग्राम पर बात कर रहा था। मेरी नज़रें डिजिटल घड़ी पर पड़ी। मेरी वापसी की उड़ान चंद घंटे बाद थी। फिर मैंने पेड़ों से सजी गली में मकानों के नंबर पढ़ना शुरू कर दिया। कार का रेडियो खबरें उगल रहा था। मैं ऐसे ही एक साथ 5-5 काम करता था। टैप को रिवाइंड करो, मैंने प्रोड्यूसर से कहा। मुझे वह भाग दोबारा सुनना है। ठीक है, उसने कहा। इसमें कुछ सेकंड लगेंगे। अचानक मौरी का घर आ गया। मैंने ब्रेक लगाए और कॉफ़ी मेरी गोद में गिर गई। कार जैसे ही रुकी, मैंने एक बड़ा जापानी पेड़ देखा और मुझे वहाँ 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक जवान था, एक 30 से 50 साल की औरत थी और था व्हीलचेयर पर बैठा छोटे कद का बूढ़ा आदमी। वह था मौरी। अपने बूढ़े प्रोफेसर को देखकर मैं साइलेंट रह गया। हेलो, प्रोड्यूसर ने धीरे से कहा। कहाँ खो गए थे तुम? मैंने उन्हें 16 साल से नहीं देखा था। उनके बाल कम हो गए थे और काफी कुछ सफेद भी। चेहरा एकदम पतला हो गया था। मैं उनके साथ ऐसे पुनर्मिलन के लिए कतई तैयार नहीं था। इसी कारण मैं फोन से चिपका रहा और मुझे उम्मीद थी कि मेरे आने का उन्हें पता नहीं चला है। मैं चाहता तो यह था कि ब्लॉक के कुछ और चक्कर लगाकर काम खत्म करता और उनसे मिलने के लिए मानसिक तौर पर तैयार भी हो जाता। लेकिन मौरी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और गोद में हाथ रखकर कार से मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। हेलो, मेरे प्रोड्यूसर ने फिर पूछा। क्या तुम सुन रहे हो? मेरी युवावस्था में जितना स्नेह और धीरज भरा बर्ताव मौरी ने मुझसे किया था, उस लिहाज से तो मुझे फोन फेंककर कार से छलांग लगाते हुए उनके गले से लिपटकर उन्हें चूम लेना चाहिए था। बजाय इसके मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया और सीट पर ऐसे झुक गया मानो अंदर किसी चीज को तलाश रहा हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। मैं फुसफुसाया और टीवी प्रोड्यूसर से काम पूरा होने तक बोलता रहा। मैंने वही किया जिसमें मैं निपुण हो गया था। मौत का इंतजार कर रहे मेरे बूढ़े प्रोफेसर लॉन पर बैठे रहे, पर मैंने पहले अपना काम पूरा किया। मुझे इस पर नाज तो नहीं है, मगर मैंने ऐसा ही किया। अब 5 मिनट बाद मौरी मुझे गले लगा रहे थे। उनके कम होते बाल मेरे गालों को चूम रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाबियां खोज रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई। यह कहकर मैंने उन्हें भींच लिया ताकि मेरा झूठ छिप जाए। बसंत की गुनगुनी धूप थी, लेकिन उन्होंने विंड ब्रेकर पहन रखा था जिससे सर्द हवाओं को रोका जा सके, और उनके पैर गर्म कंबल से ढके हुए थे। उनके शरीर से दवाइयों की गंध आ रही थी। उनका चेहरा मेरे करीब था और मैं उनकी मुश्किल से आ जा रही सांसों को सुन सकता था। वे धीरे से बोले, मेरे पुराने दोस्त, आखिर तुम वापस आ ही गए। उन्होंने मुझे हिला डाला और कसकर कोहनी पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। मैं इतने बरसों बाद भी उनके स्नेह में उसी पुरानी गर्माहट को देखकर हैरान था। वैसे मैंने ही अपने पास्ट और वर्तमान के बीच इतनी दीवारें खड़ी कर दी थी कि मैं भूल ही गया था किसी जमाने में हम कितने करीब थे। मुझे याद आ गया वह ग्रेजुएशन का दिन, वह ब्रीफकेस और विदा लेते वक्त उनकी आंखों के आंसू। मुझे गिल्टी भी महसूस हुआ
क्योंकि भीतर कहीं मुझे एहसास था कि अब मैं वह अच्छा तोहफा देने वाला छात्र नहीं रहा जो उन्हें याद था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि अगले कुछ घंटे में उनको खुशफहमी में रख सकूं। घर के भीतर हम डाइनिंग रूम में एक ऐसी खिड़की के पास बैठ गए थे जहां से पड़ोसी का घर दिखता था। आराम से बैठने के लिए मौरी ने कुर्सी को आगे पीछे किया। जैसे कि उनकी आदत थी, वे अपने हाथ से मुझे कुछ खिलाना चाहते थे। उनके असिस्टेंट्स में से एक कॉनी नाम की इटालियन महिला कटी हुई ब्रेड, टमाटर और चिकन सलाद, हमस, टेबुली के डोंगे ले आई। वह अपने साथ कुछ गोलियां भी लाई। मौरी ने उनकी ओर देखकर आह भरी। पहले की तुलना में उनकी आंखें और धंस चुकी थी। इससे उनके गाल की हड्डियां उभर कर दिखने लगी थी। वे एक कठोर बूढ़े से लग रहे थे, मगर जैसे ही वे मुस्कुराए, उनका चेहरा एकाएक खिल उठा। उन्होंने बहुत हौले से कहा, तुम जानते हो कि मैं मरने जा रहा हूँ? मुझे पता है, मैंने कहा। फिर ठीक है। मौरी ने गोलियां गटकी, पेपर ग्लास नीचे रखा और शुरू हो गए। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि यह एहसास कैसा है? मुझे पता भी नहीं चला और हमारी अंतिम क्लास शुरू हो चुकी थी। यह मेरा पहला ही साल था। मौरी अन्य टीचरों की अपेक्षा ज्यादा उम्र के थे और मैं अधिकतर छात्रों की तुलना में युवा था, क्योंकि मैंने अपना हाई स्कूल 1 साल पहले ही छोड़ा था। अपनी कम उम्र को छिपाने के लिए मैं पुराना सा स्वेटर पहनता था, लोकल जिम जाता था और बगैर जली सिगरेट मुंह में फंसाए रखता था। यह और बात थी कि मैं स्मोकर नहीं था। मैं पुरानी मर्क्यूरी कोगर कार में निकलता तो खिड़की के कांच नीचे होते थे और म्यूजिक बहुत तेज। मैं खुद को भले ही टफ दिखाना चाहता था, लेकिन मौरी की कोमलता मुझे अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि वे मुझे उस बच्चे की तरह नहीं देखते थे जो उम्र से बड़ा दिखना चाहता था। ऐसे में मैं काफी कंफर्टेबल हो जाता था। मैंने पहला कोर्स खत्म किया और दूसरे में अपना नाम लिखा दिया। मौरी की खासियत थी कि वे ग्रेड के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ते थे। कहते हैं वियतनाम युद्ध के दौरान 1 साल मौरी ने अपने सभी छात्रों को A ग्रेड दे दिए थे ताकि वे सेना में जाने से बच जाएं। मैंने मौरी को कोच कहकर बुलाना शुरू किया, जैसा मैं हाई स्कूल के ट्रैक कोच को बुलाता था। मौरी को भी यह सुनना पसंद था। कोच, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कोच बनूंगा और तुम मेरे खिलाड़ी। तुम जिंदगी की वह सारी मौज मस्ती कर सकते हो जिनके लिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कई बार हम कैफेटेरिया होटल में साथ साथ खाते पीते थे। मुझे जानकर खुशी हुई कि मौरी तो मुझसे भी ज्यादा बोर करने वाले निकले। वे चबाने से ज्यादा मुंह खुला रखकर बोलते थे। मुंह में अंडे का सलाद हो तो भी खुलकर अपने विचार रखते थे। इस दौरान सलाद के छोटे छोटे पीले टुकड़े उनके दांतों से इधर उधर गिरते रहते थे। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। जब से मैं उन्हें जानता था, मेरी 2 ही बड़ी ख्वाहिशें थी, उन्हें गले लगाना और उन्हें एक नैपकिन देना। कक्षा। डाइनिंग रूम की खिड़की से सूरज की किरणें लकड़ी के फर्श को चमका रही थी। हमें बात करते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। फोन एक बार फिर से बजा तो मौरी ने अपने असिस्टेंट कॉनी से उसे उठाने को कहा। वह मौरी की छोटी सी काली अपॉइंटमेंट बुक में फोन करने वाले का नाम लिख रही थी। एक शख्स जो पत्रिका के लिए उनका फोटो खींचना चाहता था। एक बात तो साफ हो गई थी कि अपने बूढ़े प्रोफेसर से मिलने की ख्वाहिश मैं अकेला ही नहीं रखता था। टीवी प्रोग्राम नाइटलाइन ने उनको रातों रात प्रसिद्धि दिला दी थी। मैं मौरी के दोस्तों से प्रभावित था, या यूं कहें कि मैं ईर्ष्या करने लगा था। मैं कॉलेज के दिनों के अपने सारे यार दोस्तों को याद कर रहा था। आखिर वे सब कहाँ चले गए? मिच, तुम जानते हो, अब जबकि मैं मर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए और अधिक इंटरेस्टिंग बन गया हूँ। आप हमेशा से पसंद किए जाते थे, मैंने कहा। हाँ, मौरी ने जैसे ठहाके लगाने की कोशिश की। तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सोचा। वे बोले, बात यह है कि लोग मुझे एक ब्रिज की तरह देखते हैं। मैं अब पहले जितना जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं मरा भी नहीं हूँ। मैं एक तरह से दोनों के बीच की सिचुएशन में हूँ। वे जरा खांसे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मैं अंतिम महायात्रा पर हूँ और लोग जानना चाहते हैं
कि ऐसे वक्त उन्हें क्या साथ रखना चाहिए। फोन एक बार फिर बजा। मौरी, क्या आप बात करना चाहोगे? कॉनी ने पूछा। मेरा पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया है, उन्हें बाद में फोन करने को कहो, उन्होंने कहा। मैं नहीं बता सकता कि वे मुझे इतने जोश से क्यों मिले। 16 साल बाद उन्हें छोड़ देने वाला मैं कोई खास छात्र नहीं था। अगर मैं टीवी शो नाइटलाइन नहीं देखता तो शायद मौरी मुझे दोबारा देखे बिना ही मर जाते। मेरे पास सफाई देने के लिए कोई खास कारण नहीं था, सिवाय उस बहाने के जो आज हर कोई करता है। जैसे मैं अपनी जिंदगी में ही उलझ कर रह गया था। मैं बहुत बिजी था। क्या हुआ है मुझे? मैंने अपने आप से पूछा। मौरी की ऊंची गहरी आवाज मुझे यूनिवर्सिटी के दिनों में ले गई। उन दिनों मैं सोचा करता था कि रईस लोग शैतान होते हैं। शर्ट और टाई तो कैदियों की ड्रेस है। आज़ादी के बिना जिंदगी कतई अच्छी नहीं होती। आज़ादी यानी एक मोटरसाइकिल पर हवा खाते हुए कभी पेरिस की सड़कों पर घूमो तो कभी तिब्बत के पहाड़ों पर मौज करो। क्या हो गया है मुझे? 80 का दशक गुजरा और 90 का भी। इस बीच मैंने मौत, बीमारी, गंजापन और मोटापा भी देखा। मैंने बड़े किराए की खातिर बड़े बड़े सपने बेचे और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। फिर भी मौरी हमारे कॉलेज के सुनहरे सालों की बातें ऐसे कर रहे थे मानो मैं लंबी छुट्टियों से लौटा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सको? क्या तुम अपने समाज को कुछ दे रहे हो? क्या तुम खुद से संतुष्ट हो? क्या तुम अच्छे से अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं झटपटाया, जैसे बताना चाह रहा था कि मैं तो ऐसे ही सवालों पर काम करता रहा हूँ। क्या हो गया था मुझे? मैंने एक बार खुद से वादा किया था कि मैं कभी पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। शांति सेना से जुड़कर एक सुंदर इंस्पिरेशनल जगह पर रहूँगा। इसके बजाय मैं 10 साल से डेट्रॉयट में था। वही दफ्तर, वही बैंक और यहाँ तक कि नाई भी वही। मैं 37 वर्ष का ऐसा वर्क एक्सपर्ट इंसान बन चुका था जो बस हर वक्त कंप्यूटर्स, मॉडेम और सेल फोन में उलझा रहता था। मैं अधिकतर वक्त ऐसे रईस खिलाड़ियों के लिए कलम घिसता रहता था जिन्हें मुझ जैसे लोगों की कोई कद्र नहीं थी। अब मैं अपने साथियों में कम उम्र का नहीं था। अब न तो मैं बड़ा दिखाने के लिए पुराना मटमैला सा स्वेटर पहनता था और न ही मेरे मुंह में बगैर जली सिगरेट ही फंसी होती थी। अब मैं अंडे का सलाद या सैंडविच खाते हुए जिंदगी की मिस्ट्रीज पर लंबी चर्चा भी नहीं करता था। अब मेरा दिन भरा पूरा होता था, फिर भी अंदर ही अंदर मैं असंतुष्ट ही रहता था। क्या हो गया था मुझे? कोच, मैंने मौरी के प्रिय नाम से उनको बुलाया। मौरी का चेहरा खुशी से दमकने लगा। हाँ, मैं अब भी तुम्हारा कोच हूँ। उन्होंने ठहाका लगाया और दोबारा खाना खाने लगे। खाना खाने की शुरुआत उन्होंने 40 मिनट पहले की थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे वे हाथों से पहली बार खाना सीख रहे हो। वे छुरी से किसी चीज को काट नहीं सकते थे। उनकी उंगलियां कांपने लगती थी। खाने का हर कौर उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। निगलने से पहले वे खाने को अच्छी तरह चबाते थे। कई बार वह उनके होठों के किनारे से बाहर आ जाता था। ऐसे में हाथ की चीज को नीचे रखकर उनको नैपकिन से मुंह पोंछना पड़ता था। कलाई से उंगलियों के पोर्स तक की उनके स्किन पर बुढ़ापे के दाग धब्बे पड़ गए थे और वह लटक गई थी। कुछ देर तक हम ऐसे ही खाते रहे। खाली कमरे में एक बूढ़ा बीमार आदमी और एक जवान, दोनों कमरे की शांति को महसूस कर रहे थे। मैं कह सकता हूँ कि यह परेशान करने वाली शांति थी, लेकिन परेशान सिर्फ मैं ही जान पड़ता था। मौरी अचानक बोले, मिच, मौत ही इकलौती ऐसी बात है जिस पर आपको अफसोस होना चाहिए। दुखी होकर जीना एक अलग बात है। मुझसे मिलने आने वाले ढेर सारे लोग दुखी होते हैं। क्यों? मैंने कहा। दरअसल हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि लोगों को स्वयं को लेकर सुख का आभास नहीं होता। हम लोगों को गलत बातें सिखा रहे हैं। और आपको इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि अगर कल्चर आपके काम का नहीं है तो उसे अपनाने से इनकार कर सको। अपनी एक अलग संस्कृति बनाओ, अपना एक अलग कल्चर बनाओ। अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते।
वे मेरे इस हाल के बावजूद मुझसे ज्यादा दुखी हैं। मैं भले ही मर रहा हूँ, मगर मेरे इर्द गिर्द मुझे प्यार करने वाले, मेरी देखभाल करने वाले कई लोग हैं। भला कितने लोग ऐसा दावा कर सकते हैं? मैं उनमें खुद के प्रति दया या हीनता के अभाव को देखकर हैरान था। मौरी, जो अब नाच नहीं सकते थे, तैरना, नहाना, यहाँ तक कि चलना भी उनके बस में नहीं था। दरवाजे की नॉक का जवाब नहीं दे सकते थे, नहाने के बाद खुद को सुखा नहीं सकते थे, यहाँ तक कि बिस्तर पर करवट भी नहीं बदल सकते थे। वे भला कैसे इन सब बातों को आराम से स्वीकार कर सकते थे? मैंने उन्हें टमाटर के एक छोटे से टुकड़े को कांटे से उठाने में 2 बार नाकाम होते हुए देखा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि उनकी मौजूदगी मुझे एक जादुई निर्मलता का एहसास करा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में एक शांत ठंडी हवा मुझे दिलासा देती थी। आदत से मजबूर मैंने घड़ी पर नजर डाली। मुझे देर हो रही थी। मैं घर वापसी के लिए प्लेन का रिजर्वेशन बदलने के बारे में सोचने लगा। उसी वक्त मौरी ने ऐसा कुछ किया जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। तुम जानते हो मुझे मौत कैसे आएगी? उन्होंने कहा। मैंने सवाल की मुद्रा में आईब्रोज उठा दी। मेरा दम घुट जाएगा। हाँ, अस्थमा के कारण मेरे फेफड़े इस बीमारी को नहीं झेल पाएंगे। यह बीमारी धीरे धीरे मेरे शरीर में ऊपर चढ़ रही है। इसने मेरे पैरों पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही यह मेरी बाहों और हाथों तक भी पहुंच जाएगी, और जब यह मेरे फेफड़ों तक पहुंचेगी, उन्होंने अपने कंधे झटके, बस में ढेर हो जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैं बोला, देखिए, मेरा मतलब है आप बिल्कुल नहीं जानते। मौरी ने आंखें बंद की। मैं जानता हूँ मिच, तुम्हें मौत से नहीं डरना चाहिए। मैंने अच्छी जिंदगी जी है और हम सब जानते हैं कि मौत को तो आना है। शायद मेरे पास अब 4-5 महीने का ही वक्त और बचा है। छोड़िए भी, मैंने नर्वस होकर कहा। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ। वे धीरे से बोले। इसके लिए डॉक्टर ने मुझे एक छोटा सा टेस्ट भी बताया है। एक टेस्ट? कुछ बार सांस लो। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। अब एक और बार सांस लो, लेकिन अब जब सांस छोड़ो तो अगली सांस लेने तक गिनते जाना। मैंने सांस छोड़ी और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब मैं 70 तक पहुंचा, मुझे फिर सांस लेनी पड़ी। वेरी गुड, मौरी ने कहा। तुम्हारे फेफड़ों में दम है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने सांस ली और धीमी आवाज में गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। वे रुके और सांस लेने के लिए झटपटाने लगे। डॉक्टर ने जब मुझसे पहली बार ऐसा करने को कहा था तो मैंने 23 तक गिनती गिनी थी। अब यह 18 हो गई है। उन्होंने आंखें बंद कर सिर हिलाया। मैं बेचैन होकर जांघ थपथपाने लगा। 1 दोपहर के लिए यह काफी था। जब विदा लेने के लिए मैं मौरी से गले मिला तो वे बोले, अपने बूढ़े प्रोफेसर से मिलने वापस जरूर आना। मैंने वादा किया, मैं आऊँगा, और मैंने यह याद करने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा वादा पिछली बार मैंने कब किया था। कैंपस के बुक स्टोर पर मैं वे किताबें खरीदता था जो मौरी की लिस्ट में होती थी। मैंने ऐसी ऐसी किताबें खरीदी जिनके अस्तित्व तक के बारे में मुझे पता नहीं था। उनके टाइटल थे जैसे यूथ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, आई एंड दाउ, द डिवाइडेड सेल्फ। कॉलेज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इंसानी रिश्तों पर भी इतनी ऊंची पढ़ाई की जा सकती है। मौरी से मुलाकात से पहले मुझे इस बात का यकीन ही नहीं था। किताबों को लेकर उनका उत्साह सच्चा था और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने वाला था। आमतौर पर क्लास के बाद जब कमरे खाली हो जाते थे तब हमारे बीच गहराई से बात होती थी। वे मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछते और फिर एरिक फ्रॉम, मार्टिन बूबर, एरिक एरिक्सन की लिखी बातें बताया करते थे। कई बार उनसे असहमत मौरी अपनी सलाह भी दे डालते थे, भले ही वह उनके विचारों के काफी करीब हो। ऐसे वक्त पर मुझे एहसास हो जाता था
कि वे वाकई एक प्रोफेसर है, कोई अंकल नहीं। एक दोपहर में अपनी उम्र के विचारों का जिक्र कर रहा था। मुझसे क्या उम्मीदें थी और मैं खुद अपने आप से क्या चाहता था। क्या मैंने तुम्हें कभी विपरीत ताकतों के तनाव के बारे में बताया है? उन्होंने कहा। विपरीत ताकतों का तनाव? मैंने पूछा। जिंदगी आगे और पीछे चलते रहने का सिलसिला है। तुम करना तो कुछ और चाहते हो और तुम्हें करना कुछ और ही पड़ता है। कोई बात तुम्हें हर्ट करती है जबकि तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी बात को अपना हक मानते हैं जबकि हमें पता होता है कि किसी बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। विपरीत ताकतों का तनाव ठीक वैसा ही होता है जैसा रबर बैंड का खिंचाव। हम में से अधिकतर इसी के बीच कहीं जिंदगी गुजारते हैं। मैंने कहा, कुश्ती के किसी मुकाबले जैसा लगता है। कुश्ती का मुकाबला? वे हंसे। हाँ, तुम इस तरह से जिंदगी का वर्णन कर सकते हो। मैंने पूछा, तो जीत किस पक्ष की होती है? कौन सा पक्ष जीतता है? वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। वही झुर्रीदार आंखें और टेढ़े मेढ़े दांत। प्यार जीतता है, प्यार हमेशा जीतता है। हाजिरी। कुछ हफ्ते बाद मैं लंदन गया। वहां मैं दुनिया की लीडर टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन के कवरेज के लिए गया था, जहां न तो दर्शक हूटिंग करते थे और न ही कोई पार्किंग में शराब पीता था। इंग्लैंड का मौसम कुछ गर्म था और बादल भी घिरे रहते थे। मैं हर सुबह टेनिस कोर्ट के नजदीक लगी पेड़ों की कतारों के बीच से गुजरता था। मुझे वहां बचे हुए टिकटों की जुगाड़ में भटकते टीनेजर्स या फिर स्ट्रॉबेरी और क्रीम बेचने वाले रास्ते में मिलते थे। दरवाजे के बाहर न्यूज स्टैंड पर दर्जनों रंग बिरंगे ब्रिटिश टैबलॉइड्स होते थे, जिनमें अर्धनग्न औरतों की तस्वीरें, शाही परिवार के अतरंग प्रसंगों के छिप कर लिए गए फोटो, ज्योतिष फल, खेल, लॉटरी और थोड़ी बहुत सच्ची खबरें होती थी। दिन की सबसे प्रमुख खबर की हेडलाइन को अखबारों से सटे बोर्ड पर चौक से लिखा जाता था। आमतौर पर यह कुछ ऐसी होती थी, डायना और चार्ल्स में हुआ झगड़ा, या गांजा ने टीम से कहा, मुझे लाखों दो। लोग इन पर टूट पड़ते थे और उसमें छिपे गॉसिप को पढ़कर चटकारे लेते थे। इंग्लैंड के अपने पिछले दौर में मैंने भी यही सब किया था। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन अब मैं जब कभी कोई मूर्खतापूर्ण या बेतुकी बात पढ़ता था तो मुझे मौरी की याद आ जाती थी। मेरी आंखों के सामने जापानी मेपल के पेड़ और लकड़ी के फर्श वाला वह घर आ जाता था जिसमें मौरी सांसें गिन रहे थे और एक एक पल अपने प्रियजनों के बीच गुजार रहे थे। दूसरी ओर मैं ऐसी बातों पर वक्त गंवा रहा था जिनका मेरी पर्सनल लाइफ में कोई महत्व नहीं था। बस यही सब कुछ, जैसे फिल्मी सितारे, सुपर मॉडल्स और प्रिंसेस डी या मैडोना या जॉन एफ कैनेडी जूनियर को लेकर हर रोज नई बातें हुआ करती थी। मौरी के पास वक्त की कमी के अफसोस के बीच मुझे उनसे अजीब सी ईर्ष्या होने लगी थी। आखिर हम इतनी सारी बेतुकी बातों को लेकर क्यों परेशान रहते थे, जिनका हमारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। अमेरिका में इस दौरान ओजे सिम्पसन का मुकदमा पूरे शबाब पर था। कई लोग लंच की छुट्टी में खाना छोड़कर टीवी पर मुकदमा देखते थे, फिर बाकी हिस्से को टैप भी कर लेते थे ताकि रात को फुर्सत में उसे देख सके। वे ओजे सिम्पसन को नहीं जानते थे, वे उस मुकदमे से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी के दिन और हफ्ते दूसरे की जिंदगी में ताक झांक के लिए दे डाले। मुझे याद आया कि मौरी ने हमारी मुलाकात के दौरान क्या कहा था। हमारा कल्चर ऐसा है कि लोग खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते। यह कहने के लिए तुम्हें पर्याप्त मजबूत बनना होगा कि अगर कल्चर काम का नहीं है तो उसे मत अपनाओ। मौरी ने अपने शब्दों की तरह ही वाकई अपनी एक अलग ही संस्कृति बना ली थी, और वह भी बीमार पड़ने से काफी पहले। सामूहिक चर्चाएं, दोस्तों के साथ टहलना, हार्वर्ड स्क्वायर चर्च में अपने पसंदीदा संगीत पर नाचना, यह सब उनकी बनाई गई नई संस्कृति में शामिल था। उन्होंने ग्रीन हाउस के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें गरीब लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। वे किताबें पढ़ते थे ताकि क्लास में नए विचार दे सके।
कलीग से और पुराने छात्रों से संपर्क रखते थे और दूर चले गए दोस्तों को खत भी लिखा करते थे। उन्होंने टीवी सीरियलों या साप्ताहिक फिल्मों पर वक्त गंवाने की अपेक्षा खाने पीने और कुदरत की ओर ध्यान देने में ज्यादा वक्त बिताया। उन्होंने बातचीत, परस्पर संवाद, स्नेह जैसी मानवीय गतिविधियों को आत्मसात किया, जिससे उनकी जिंदगी में लबालब भरे सूप के प्याले जैसी गर्माहट आ गई। मैंने भी अपना खुद का कल्चर डेवलप कर लिया था, बस काम ही काम। मैंने इंग्लैंड में मीडिया में 4 या 5 नौकरियां ऐसे बदली जैसे सर्कस का जोकर जल्दी जल्दी जंगलिंग करता है। अपनी खबरों को अमेरिका भेजने के लिए मैं दिन में 8 घंटे कंप्यूटर पर बिताता था। फिर हेल्पर के साथ लंदन के अलग अलग इलाकों में जाकर टीवी के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम बनाता था। हर सुबह और दोपहर फोन करके रेडियो रिपोर्ट भेजता था। यह मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं था। इन वर्षों के दौरान मैंने मेहनत को अपना साथी बनाकर बाकी सबको परे रख दिया था। विंबलडन के दौरान मैं अपने लकड़ी के छोटे से चौकोर केबिन में बिना किसी शिकायत के खाना खा लेता था। उस दौरान दीवानगी भरे दिन रिपोर्टरों का एक दल आंद्रे अगासी और उनकी मशहूर प्रेमिका ब्रुक शील्ड्स के पीछे पड़ा था। इसी भागम भाग में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने मुझको गिरा दिया। बमुश्किल सॉरी कहकर अपने भारी भरकम कैमरे को गले में लटकाए वह फिर तेजी से निकल गया। मुझे मौरी की कही एक और बात याद आ गई। ढेर सारे लोगों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। ऐसे वक्त भी जब वे किसी काम को इम्पोर्टेंट समझकर कर रहे हों, वे ऐसे लगते हैं मानो आधी नींद में हो। ऐसा इसलिए होता है कि वे गलत चीज का पीछा कर रहे होते हैं। जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको दूसरों से प्रेम, अपने आसपास के समाज और किसी क्रिएटिव काम के लिए खुद को समर्पित करना पड़ता है। रचना ऐसी बात की जो आपकी जिंदगी का उद्देश्य और अर्थ दे। मैं जानता था वे बिल्कुल सही थे। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में कुछ किया भी था। टूर्नामेंट खत्म हुआ और इस दौरान मैंने अनगिनत कप कॉफी पी। मैंने कंप्यूटर बंद किया और अपने छोटे से चौकोर केबिन को साफ कर पैकिंग के लिए अपार्टमेंट लौटा। काफी देर हो चुकी थी, टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा था। मैं दोपहर की उड़ान से जैसे तैसे डेट्रॉइट पहुंचा और घर पहुंचते ही सीधा चादर तान कर सो गया। फिर मैं इस झटका देने वाली खबर के साथ उठा कि हमारे अखबार में हड़ताल हो गई है। दफ्तर पूरी तरह से बंद था। दरवाजे पर रास्ता रोकने के लिए लोग धरने पर बैठे थे और गलियों में हड़ताली नारे लगाते हुए घूम रहे थे। यूनियन का सदस्य होने के कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एकाएक जिंदगी में पहली बार मैं बेरोजगार हो गया था। सैलरी भी नहीं मिली थी और मैं अपने ही मालिकों के खिलाफ खड़ा था। यूनियन के नेता मेरे घर आए और मुझे अखबार के पूर्व एडिटर्स से संपर्क न रखने की चेतावनी दी। उनमें से कई मेरे दोस्त थे। फिर मुझसे कहा गया कि अगर उनका फोन आए भी तो मैं यूनियन के पक्ष की ही वकालत करूं। जीत मिलने तक हम लड़ते रहेंगे। यूनियन के नेताओं ने सैनिकों की तरह शपथ ली। मैंने परेशान और हताश महसूस किया। हालांकि टीवी और रेडियो से भी मुझे ठीक ठाक पैसा मिल जाता था, लेकिन अखबार मेरी जिंदगी थी, मेरी ऑक्सीजन। हर सुबह जब मैं अखबार में अपनी लिखी खबर देखता था तो मैं जानता था कि चाहे जैसी भी सही, मैं जिंदा था। और अब ऐसा नहीं था। जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चिंता भरे फोन आने लगे और अफवाहें उड़ने लगी कि हड़ताल महीनों चलेगी। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। हर रोज खेल की ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें मैं कवर करने गया होता। इसके बजाय घर बैठकर मैं उन्हें टीवी पर देख रहा था। मैं इस खुशफहमी का शिकार हो गया था कि पाठक हर हाल में मेरा कॉलम पढ़ना चाहते थे, लेकिन मैं यह देखकर सन्न था कि मेरे बगैर भी सब कुछ कितने आराम से चल रहा था। एक हफ्ते यह सब झेलने के बाद एक दिन मैंने फोन उठाया और मौरी का नंबर लगा दिया। कॉनी ने फोन को उन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, तो तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? यह सवाल कम आदेश अधिक था। मैंने कहा, हाँ, तो क्या मैं आ जाऊं? उन्होंने कहा, मंगलवार कैसा रहेगा? मैंने कहा, मंगलवार अच्छा रहेगा।
मंगलवार बढ़िया रहेगा। अपने कॉलेज के दूसरे वर्ष मैंने मौरी की क्लास के 2 और विषय ले लिए। अब हम क्लास के बाद भी मिलते थे, केवल बातें करने के लिए। मैंने कभी ऐसे किसी वयस्क से बातें नहीं की थी जो मेरे रिश्तेदार न हो। फिर भी मौरी से बात करते वक्त मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता था और वे भी कंफर्टेबल होकर मेरे साथ वक्त गुजारते थे। उनके दफ्तर में घुसते ही वे प्रसन्न होकर मुझसे पूछते थे, आज हम कहाँ चलेंगे? बसंत ऋतु के दिनों में हम समाजशास्त्र विभाग की बिल्डिंग के बाहर पेड़ के नीचे बैठा करते थे, तो ठंड के दिनों में बैठक उनकी मेज पर होती थी। मैं मटमैले स्वेटशर्ट और एडिडास की स्नीकर्स में होता था, तो मौरी रॉकपोर्ट जूतों और कॉर्डरॉय पैंट में। हर बार जब हम बात करते थे तो वे मेरी अटक अटक कर बोली गई बातों को ध्यान से सुनते थे और फिर जिंदगी का कोई सबक मुझे पढ़ाते वे। वे मुझे चेतावनी देते थे कि पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जैसा कि कैंपस में अधिकतर लोग सोचते थे। वे मुझे पूरी तरह मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते थे। वे युवाओं के अलग थलग होने की बात बताते हुए मुझसे अपने इर्द गिर्द के समाज से जुड़ने के लिए कहते थे। इनमें से कुछ बातें मेरी समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चर्चाएं उनसे बात करने का एक बहाना होती थी। पिता जैसा वार्तालाप जो मैं अपने खुद के उस पिता से नहीं कर सकता था जो चाहते थे कि मैं वकील बनूं। मौरी को वकीलों से चिढ़ है। उन्होंने मुझसे पूछा, कॉलेज से निकलकर तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा, मैं एक संगीतकार बनना चाहता हूँ, पियानो प्लेयर। वे बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन वह काफ़ी मुश्किल भरा है, ढेर सारी परेशानियाँ। फिर भी उन्होंने कहा, अगर तुम सचमुच यह चाहते हो तो तुम अपने सपने को सच कर लोगे। मैं ऐसा कहने के लिए उन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन मैं इतना आज़ाद ख्याल भी नहीं था। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। वे बोले, मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम पियानो बहुत ही जीवंत तरीके से बजाते होंगे। मैं हंसा, जीवंत? वे भी हंसे। जीवंत क्यों, क्या हो गया? आजकल लोग यह शब्द नहीं बोलते ना। यह था ट्यूसडेज विद मौरी का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमने मौरी जैसे इस बुजुर्ग प्रोफेसर के साथ मिलकर बहुत से वैल्यूएबल लेसन सीखे। अगले एपिसोड में हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नए इंटेलेक्चुअल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे नए एपिसोड्स को मिस न करें। और हमेशा की तरह अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।